हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी में वो क्या नाम उसका फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला को आज हम फिर से अपने लेक्चर में कुछ परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है ना। और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम गति के समीकरण, जो काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं वो हम देखते हैं। पहली परिभाषा है त्वरण। पहले पढ़ेंगे बेटा हम त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं तो देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। आपको ध्यान रखना है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना। दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना। तो अगर हम त्वरण का फॉर्मूला बनाए तो त्वरण इक्वल टू कितना होगा, वेग में परिवर्तन। क्या होगा, वेग में परिवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। त्वरण बराबर कितना होगा बेटा, वेग में परिवर्तन और बटे क्या होगा आपका समय। मान लो आपके पास दो वेग हैं, एक वेग क्या है v1 है और दूसरा वेग क्या है वस्तु का v2 है। कितने वेग है वस्तु के, दो वेग। एक वेग है आपका v1 और एक वेग है आपका v2, यानी v1 कहलाएगा प्रारंभिक वेग और v2 क्या कहलाएगा बेटा, अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, वेग में परिवर्तन बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जी आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज में अगर हमें परिवर्तन करना है तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक छोटा होता है और अंतिम वेग क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और त्वरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से, स्मॉल ए से, और समय को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, अगर मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है v1 है और अंतिम वेग क्या है वस्तु का v2 है, तो भैया त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन यानी v2 माइनस v1 अपन क्या हो जाएगा, समय अंतराल t, क्या बन जाएगा t। लेकिन मान लो हम ऐसा कर रहे हैं कि जब वेग आपका v1 था, जब वेग क्या था v1 था, तो समय कितना था t1 था, ठीक है ना। और जब वेग v2 हो गया तो समय क्या हो गया, t2 हो गया। तो अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग घटा रहे, तो अंतिम समय में से प्रारंभिक समय भी घटाओ, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि समय को t2 माइनस क्या कह देंगे हम, t1। समय क्या कह देंगे, t2 माइनस t1, ठीक है। अब आपको पता है कि परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, डेल्टा। परिवर्तन के लिए क्या लगाते हैं हम, डेल्टा लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, आगे काम आएगी, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जब हमारा किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, हम डेल्टा लगाते हैं, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना होगा, v2 माइनस v1, यानी इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा v, क्योंकि ये परिवर्तन है ना। और t2 माइनस t1 यानी समय में परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा t। ओके, अब देखिए डेल्टा को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में डी भी बोलते हैं। डेल्टा को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या आएगा, dv अपॉन dt। dv अपॉन कितना आएगा, dt आएगा। तो फिर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, समझ में आई कि नहीं। क्या लिखते हैं, ए बराबर dv अपॉन dt। तो जी आपको त्वरण को याद रखना है। तो हाँ क्या समझा दो, नहीं हो तो गया पूरा, इतना सिंपल तो है, क्या दोबारा समझाएं। देखिए तो हमने क्या बोला आपको बेटा, त्वरण किसे कहते हैं। अरे मैंने क्या पूछा बेटा, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण थोड़ी पूछा, ठीक है ना। तो बेटा त्वरण किसे बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। यानी इसे हम कहाँ से प्रदर्शित कहते हैं, ए से प्रदर्शित कहते हैं। त्वरण इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। वेग में तुम बीच में नहीं बोलेंगे, यार तुम कहो चुप रहे हो और या बीच में बोलो, तभी समझ में नहीं आती। देखो सुनो, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी त्वरण इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अपॉन कितना हो गया, समय अंतराल। ये सूत्र आपको याद रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई वस्तु जैसे गति कर रही, तो प्रारंभिक वेग क्या था उसका, v1 था। हमने मान लिया कि माना कि किसी वस्तु का
t1 समय पर वेग कितना है, v1 है। समय कितना है, t1 है। t1 समय पर वेग क्या है, v1 है। और इसके बाद जैसी वस्तु आगे बढ़ी, कुछ समय लिया, तो समय t1 से क्या हो गया, t2 हो गया। और वेग v1 से क्या हो गया, v2 हो गया। v2 वेग v1 से क्या हो गया, v2 हो गया। तो आपको पता है v1 क्या है, प्रारंभिक वेग, t1 क्या है, प्रारंभिक समय, v2 क्या है, अंतिम वेग, और t2 क्या है, अंतिम समय। ठीक है ना। तो सूत्र की बात करें तो एक इक्वल टू क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v2 माइनस क्या बनेगा, v1, और पूरे के बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, यानी t2 माइनस क्या हो जाएगा आपका t1। तो अब घटा रहे हैं हम अंतिम में से प्रारंभिक, यानी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और जहां परिवर्तन लग जाए वहीं पे डेल्टा पहुंच जाता है। परिवर्तन लग गया वहां पे कौन पहुंच जाता है, डेल्टा। तो एक इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये परिवर्तन है, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब यदि आप डेल्टा को हटाओ, ठीक है ना, तो डेल्टा के स्थान पे क्या आ जाता है, dt डी आ जाता है, तो बन जाएगा आपका dv अपॉन dt। ठीक है, डेल्टा के स्थान, डेल्टा को हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, तो dv अपॉन कितना हो गया, dt। अब का निश्चय, अब आई समझ में। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो त्वरण होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। त्वरण, इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी नेचर की, तो त्वरण कैसी है बेटा, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना, सदिश राशि है। और देखिएगा त्वरण एक सदिश राशि है, ये देखो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि त्वरण में जब परिवर्तन होता है तो अगर ऋणात्मक त्वरण आ जाए ना, क्या आ जाए, त्वरण कैसी आ जाए, ऋणात्मक। देखो ऋणात्मक, ये चीज होगी या ना होगी हमें पता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, अगर त्वरण का मान ऋणात्मक आ जाए तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। 9th में पढ़ा होगा आपने, मंदन। अगर त्वरण बेटा ऋणात्मक हो जाए तो क्या बोलते हैं, उसे मंदन बोलते हैं। त्वरण की घटने की दर को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जीरो तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ यहाँ पे इतना एक परिभाषा है कि त्वरण की घटने की दर को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। देखो ना, बढ़ने की दर को कुछ बोलते, ठीक है ना, और ना जीरो को कुछ बोलते, सिर्फ घटने की दर को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। तो त्वरण कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। त्वरण, क्योंकि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। और कुछ समझना आपको त्वरण के बारे में है, कुछ समझना है, आ गई समझ में, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक समान त्वरण पढ़ो। बस देखिए, दूसरा पढ़ना है एक समान त्वरण, एक को समान त्वरण, और अगली पढ़ना है तीसरी असमान त्वरण, है ना, असमान। और क्या पढ़ेंगे हम, त्वरण। क्लियर है, हाँ। पहले बोलेंगे हम क्या, एक समान त्वरण। अब आपको पता है त्वरण में क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन। अब समय तो समान रहे, समय में बदलाव ना हो, लेकिन वेग में परिवर्तन है, उसमें क्या होना चाहिए, बदलाव। वेग में परिवर्तन कैसा हो, असमान हो। ठीक है ना। अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसकी त्वरण को क्या कहते हैं, ओ आई एम सॉरी, समान समय अंतराल में किसी वस्तु में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं आई। देखो परिभाषा क्या बोलती है कि किसी वस्तु के वो समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसकी त्वरण को क्या बोलते हैं, हम एक समान त्वरण बोलते हैं। यानी बेटा समय भी समान होना चाहिए और वेग में परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, हम एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण देखो, अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो, समझ में आ रही कि नहीं, समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो तो हम बेटा उसे क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं।
चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी देखो, एक समान त्वरण में वेग में समान परिवर्तन होता है और असमान त्वरण में वेग में असमान परिवर्तन, जबकि समय दोनों में क्या रहता है? समान, यानी निश्चित ही रहता है। समय दोनों में समान रहता है, समय कभी नहीं बदलता है, वेग में परिवर्तन बदलता है। ठीक है, अगर समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है तो एक समान त्वरण कहलाएगी, और समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन हो रहा है बेटा, तो क्या कहलाएगी? आपकी असमान त्वरण कहलाएगी। क्लियर है? और बेटा इसी को हम परिवर्तित त्वरण बोलते हैं, असमान को ही क्या बोलते हैं हम? तो परिवर्तित त्वरण की अलग से परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, परिवर्ती में भी आपको यही लिखना है। ओके, असमान त्वरण को भी क्या बोलते हैं हम? परिवर्तित त्वरण बोलते हैं, इसलिए हम इसकी अलग से परिभाषा आप नहीं बताएंगे, ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर क्या आता है? तात्क्षणिक त्वरण, औसत त्वरण, बोलिए। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में टोटल परिवर्तन, कुल परिवर्तन कितना हो रहा है, और कुल समय यानी कितने समय में हो रहा है, यानी उन दोनों का आप अनुपात ज्ञात कर दोगे तो क्या कहलाएगा? औसत त्वरण कहलाएगा। ठीक है ना? यानी किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा? औसत त्वरण बोलते हैं, एवरेज त्वरण। तो देखिए इसे क्या बोलेंगे हम? औसत त्वरण। क्या बोलेंगे? औसत त्वरण या ए एवरेज, है ना? औसत त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में कुल परिवर्तन, वेग में कुल परिवर्तन वटे क्या होगा? कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बन जाएगा? गधे हैं पूरे। तो देखिए बेटा, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी? त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण। अब क्या पढ़ेंगे हम? तात्क्षणिक त्वरण, है ना? क्या पढ़ेंगे? तात्क्षणिक को, तात्क्षणिक को त्वरण, यानी बेटा क्या है? किसी क्षण विशेष पर, ओके, थोड़े से समय अंतराल में, एक क्षण में, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? उसका तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं। किसी क्षण अचानक किसी क्षण वस्तु के वेग में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक त्वरण बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है परिभाषा? देखो, परिवर्ती ऋजु रेखीय गति क्या कहलाती है? परिवर्ती ऋजु रेखीय गति वही कहलाती है जो एक समान गति असमान गति होती है। तो असमान गति को ही हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती ऋजु रेखीय गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान गति करती है, ठीक है, या असमान दूरी तय करती है, तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती ऋजु रेखीय गति कहते हैं। और इसकी होती कैसी है? एक सरल रेखा में गति होती है। ठीक है, और क्या है? एक समान त्वरित गति। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां क्या करे? तय करे। ठीक है ना? तो उसी को क्या बोलेंगे हम? एक समान त्वरित गति बोलेंगे। यही है ना परिभाषा? है एक समान त्वरित गति की परिभाषा क्या है? अच्छा, हाँ, आई एम सॉरी, वो एक समान गति नहीं है। मतलब एक समान त्वरित गति का मतलब होता है जब कोई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, मतलब समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में क्या हो? समान परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। यानी ये परिभाषा है जिसे हमने एक समान त्वरण पढ़ा था, एक समान त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरित गति कहते हैं। किसी वस्तु समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, यानी इसी को ही, जो एक समान त्वरण है, इसी को बोलते हैं हम एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। क्लियर? तो बेटा हमारी तरफ से तो इस चैप्टर में अब कोई परिभाषा नहीं बची है, अब आपके आना है गति के।
तीनों समीकरण का निगमन। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम गति के तीनों समीकरण अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।